हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फास्ट एनालिसिस। तो इस वीडियो में हम बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 39 तक करवा दी है। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 40 से शुरुआत करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन 40 नंबर है कि बालकों के मानसिक स्वास्थ्य सुधार में किस देश ने सर्वप्रथम सही दिशा में प्रयास किया था या प्रयास किए? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, जर्मनी। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही मानसिक स्वास्थ्य सुधार में सही दिशा में प्रयास किया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा अभिकरण मानसिक स्वास्थ्य के विकास में शक्तिशाली है? परिवार, सिनेमा, पुस्तकालय, सुधारालय। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा ये नंबर ऑप्शन परिवार होगा, क्योंकि बालक ज़्यादातर टाइम अपने परिवार के साथ ही बिताता है, इसलिए सबसे ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य के विकास में परिवार का ही योगदान है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42 नंबर। परिवार, विद्यालय एवं सामाजिक परिवेश बालक के किस मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली कौन सी घटक कहलाते हैं? कि ये बताना है कि कौन से घटक के अंतर्गत आता है। परिवार होगा, जैसे हमारा विद्यालय और सामाजिक परिवेश, ये कौन से घटक में आता है? तो पर्यावरण, वंशानुगत, शारीरिक और आंतरिक। तो ये सभी घटक आते हैं जो हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमारा ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उनके संरक्षण के लिए उपाय बताना। उक्त परिभाषा किस विद्वान ने दी? ये बताना है कि ये जो परिभाषा है किस विद्वान ने दी। तो ड्रेबर की है कि क्लेन की है कि फ्राइड की है कि मैस्लो की है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा ये नंबर ऑप्शन ड्रेबर की है। ड्रेबर ने ही बताया था कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उनके संरक्षण के लिए उपाय करना। अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शिक्षा का प्रमुख अभिकरण है। ये बताना कि शिक्षा को कौन सा प्रमुख अभिकरण है? परिवार, के शिक्षक, के बालक, के घर। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा परिवार, क्योंकि बच्चा सर्वप्रथम परिवार से ही सीखता है, इसलिए हमारा परिवार राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शिक्षा का केंद्र बिंदु है। ये बताना है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है? परीक्षा है कि शिक्षक है कि बालक है कि पाठ्यक्रम है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा बालक होगा, क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली है बालक को बाल केंद्रित है और बालक को ही सर्वस्व मानकर शिक्षा प्रदान की जाती है कि बालक किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करेगा। अतः इस बाल केंद्रित शिक्षा वर्तमान में हमारी चल रही है, इसलिए शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होगा? बाल केंद्रित, यानी कि बालक ही होगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शिक्षा की प्रथम पाठशाला कौन है? यानी कि शिक्षा की प्रथम पाठशाला क्या है ये बताना है। समाज के, देश के, परिवार के, विद्यालय। तो इसमें जो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन परिवार होगा, क्योंकि बालक सर्वप्रथम शिक्षा कहाँ से ग्रहण करता है? परिवार से ही तो सीखता है, इसलिए इसमें हमारा परिवार राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शिशु की औपचारिक संस्था है। बताना है कि शिशु की औपचारिक संस्था क्या है? विद्यालय है कि परिवार है कि समुदाय है कि समाज है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा विद्यालय होगा, क्योंकि विद्यालय ही औपचारिक संस्था है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 48 है अच्छी नैतिक चरित्र का विकास संभव है। ये बताना है कि अच्छी नैतिक चरित्र का विकास किस प्रकार संभव है? वातावरण की, शिक्षा की, भजन कीर्तन की, खेल। तो इसमें जो राइट आंसर होगा शिक्षा होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि व्यक्ति जितनी अच्छी शिक्षा होगी उतना अच्छा उसका नैतिक चरित्र अर्थात उसका नैतिक विकास होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बालकों में भय की भावना दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है। ये बताना है कि बालकों में भय की भावना को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। अकेले छोड़ देना चाहिए,
दंड देना चाहिए, उसमें आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए, डॉक्टरों से इलाज कराना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसमें आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। अगर हम बालक में आत्मविश्वास पैदा करेंगे तो उसमें भय की भावना अपने आप ही दूर हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 50 में आता है कि अंगूठा चूसने की आदत छुड़ाने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब अगर बालक अंगूठा चूसता है तो उसकी यह विधि छुड़ाने के लिए कौन सी विधि आवश्यक है, छुड़ाने के लिए, आदत छुड़ाने के लिए कौन सी विधि आवश्यक है। यह नंबर ए है, अंगूठा अंगूठे पर पट्टी बांध दी जाए। बी आता है इसमें डॉक्टरी जांच कराई जाए, खिलौने देकर बालक को व्यस्त रखा जाए और बार बार चेतावनी दी जाए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, खिलौने देकर बालक को व्यस्त रखा जाए। क्योंकि अगर बालक को हम व्यस्त रखेंगे तो उसका ध्यान अंगूठा चूसने की साइड जाएगा ही नहीं, इसलिए क्या है, खिलौने देकर बालक को व्यस्त रखा जाए, ये हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनका नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से एक बाल विवाह समस्या शारीरिक अवयवों पर आधारित है। हीनता की भावना से ग्रसित होना, हकलाना, आक्रामक होना और झगड़ा करना। तो इसमें हकलाना होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि हकलाना क्या है, शारीरिक अवयवों पर आधारित समस्या है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बालकों की व्यवहार संबंधी समस्याओं पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ये बताना है कि बालकों की व्यवहार संबंधी समस्या का कहाँ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। वहीं की परंपरा का, वातावरण का, दोषपूर्ण संबंधीकरण का और शिक्षकों के कठोर व्यवहार का। तो इसमें ये नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, वहीं की परंपरा का, अर्थात बालक जहाँ पर रहेगा वहाँ के वातावरण का उस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा, शेष अवस्था की सर्वाधिक प्रमुख बाल व्यवहार समस्या है। बताना है कि शेष अवस्था की सर्वाधिक प्रमुख बाल अवस्था कौन सी है। तो इसमें ये होगा खिलाना पिलाना, बी निद्रा, सी विश्राम, डी स्वास्थ्य स्वच्छता। तो इसमें जो हमारा बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा निद्रा, क्योंकि बालक क्या है, शेष अवस्था में सर्वाधिक निद्रा में यानी कि सोई हुई रहती हैं, सोती ज़्यादा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आजकल अधिकांश माता पिता व शिक्षकों की बाल व्यवहार संबंधी समस्या किस समस्या के प्रति सर्वाधिक शिकायत रहती है। यानी कि माता पिता व शिक्षकों की किस समस्या के प्रति सर्वाधिक शिकायत रहती है, ये बताना है। हकलाना, कक्षा से भाग जाना, गृह कार्य न करना और आज्ञा पालन न करना। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, आज्ञा पालन न करना। देखा होगा कि अधिकांशतः माता पिता यही शिकायत करते हैं शिक्षकों से कि हमारे बच्चे जो है आज्ञा पालन नहीं करते। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर आता है कि काम से जी चुराने का व्यवहार निम्नलिखित किस बाल व्यवहार समस्या से संबंधित है। चोरी करना, झूठ बोलना, काल्पनिक अस्वस्थता और दिवा स्वप्न। तो इसमें हमारा सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि बच्चे क्या होंगे, काल्पनिक रूप से अस्वस्थ होंगे कि उन्हें लगेगा ये कार्य बहुत कठिन है, इसे नहीं करना चाहिए, इसलिए वो क्या करेंगे, काम से जी चुराएंगे। इसलिए हमारा काल्पनिक अस्वस्थता राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब हमारा 56 नंबर क्वेश्चन आता है कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान ने क्रांति उपस्थित की है। निम्नलिखित में से क्रांति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये बताना है। तो सीखने की प्रक्रिया में उन्नति, पाठ्यक्रम में सुधार, संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की शिक्षा, अनुशासन की नई विधियाँ। तो इसमें हमारा सी नंबर ऑप्शन द राइट आंसर होगा, क्योंकि आजकल जो हमारी शिक्षा प्रणाली है संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास हेतु चल रही है। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बालक शिक्षा ही ग्रहण कर ले, यानी कि शिक्षा के साथ साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर क्षेत्र में वह परिपक्व, यानी कि हर क्षेत्र में स्थान दिखाए, यही राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी, ये बताना है। स्किनर ने,
कि मैकडूगल ने, कि वुडवर्थ ने, कि वाटसन ने। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, वाटसन होगा, क्योंकि वाटसन ने ही परिभाषा दी थी कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का विधायक विज्ञान है। ये हमारा इसमें डी नंबर ऑप्शन वाटसन का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किस विद्वान ने कहा है। ये बताना, ये परिभाषा दी हुई है कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किस विद्वान ने कहा है। वुंट एवं जेम्स ने, प्लेटो ने, अरस्तू ने और या मार्फी ने। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। वुंट तथा जेम्स ने परिभाषा दी थी, क्या परिभाषा दी थी कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी। ये बताना है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी। इसमें ए होगा हमारा, इसमें ए होगा कार्लसैगन ने, बी होगा वुडवर्थ ने, सी होगा स्किनर ने, डी होगा मन ने। तो ये बताना कि कौन सी परिभाषा, जो परिभाषा बताई थी किसने दी। तो ये होगा ये नंबर ऑप्शन कार्लसैगन ने परिभाषा दी थी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 60वां कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी है। ये बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी। स्टीफेंस ने, कि स्किनर ने, कि कॉल्सनिक ने, कि वुडवर्थ ने। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा ये नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। स्टीफेन ने परिभाषा दी थी कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख संबंध है। ये बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख संबंध क्या है। असामान्यता के निवारण से, औद्योगिक समस्याओं के निवारण से, सामूहिक प्रक्रिया के अध्ययन से, डी है शिक्षण अधिगम की समस्या समाधान से। तो इसमें जो राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, शिक्षण अधिगम की समस्या से संबंधित हमारा राइट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षा मनोविज्ञान जानने वाले शिक्षक को अपने विद्यार्थियों में सबसे अधिक क्या विकसित करना चाहिए, ये पूछा है। भाषाओं का ज्ञान, विज्ञान के नियम, सीखने के प्रति रुचि, स्वास्थ्य के नियम। तो इसमें हमारा सी नंबर ऑप्शन द राइट आंसर होगा, क्योंकि सीखने के प्रति रुचि, क्योंकि अगर बालक की सीखने के प्रति रुचि बढ़ेगी तो वह तत्परतापूर्वक स्वयं ही सीखने में अपनी रुचि जागृत यानी कि भाव जागृत करेगा और सीखने के प्रति इच्छुक रहेगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 63 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नांकित में से सीखने का एक नियम थॉर्नडाइक के नियम के अंतर्गत नहीं आता है। ये बताना कि कौन सा नियम थॉर्नडाइक के नियम के अंतर्गत नहीं आता है। बहु प्रक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, परिपक्वता का नियम और अभ्यास का नियम। तो इसमें जो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, परिपक्वता का नियम, यानी कि थॉर्नडाइक का जो नियम के अंतर्गत नहीं आएगा वो होगा हमारा परिपक्वता का नियम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीखने का तत्परता का नियम किससे संबंधित है। ये बताना है कि सीखने का जो तत्परता का नियम है वो किससे संबंधित है। स्किनर से, कि थॉर्नडाइक से, कि CL हल से, कि कोहलर से। तो इसमें हमारा बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, थॉर्नडाइक से, क्योंकि थॉर्नडाइक ने ही सीखने की तत्परता का नियम दिया था, इसलिए हमारा थॉर्नडाइक राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन नंबर 65 में आता है कि सीखने को प्रभावित करने वाले तत्वों में निम्नांकित एक उससे संबद्ध नहीं है, यानी कि इससे संबंध सीखने के प्रभावित नियम से संबंध नहीं है। विषय वस्तु का स्वरूप, कि बालक की सीखने की इच्छा, कि अभिप्रेरणा, कि परिवार की साधारण आर्थिक स्थिति। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि यह सीखने के प्रभावित से नियम सीखने के प्रभावित करने वाले तत्वों से संबंधित नहीं है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
ये क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर क्वेश्चन कि सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। ये बताना है कि सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यानी कि किसने दिया था सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। थार्नडाइक, के स्किनर, के हल, के जर्मन गेस्टाल्टवादी। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। जर्मन गेस्टाल्टवादी ने ही सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 67 है, किस प्रकार की अभिप्रेरणा से बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है, यानी कि कौन सी अभिप्रेरणा से बालक किसी कार्य को अपने आप करने लगेगा। सामान्य अभिप्रेरणा, सकारात्मक अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा और अनिश्चित अभिप्रेरणा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, सकारात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक अभिप्रेरणा यानी कि जब बालक को यह लगे कि वह इस अपना कार्य कर लेगा, वही होगा सकारात्मक अभिप्रेरण। और जो शिक्षक होगा वह भी उसकी सही दिशा में उसे निर्देशित देगा, वह होगा सकारात्मक अभिप्रेरणा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 68 है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने की प्रयोग का विश्लेषण निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। ये बताना है कि प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के प्रयोग का विश्लेषण किसने किया था। कोहलर ने, थार्नडाइक ने, ग्रेटर्स ने, बार्सन ने। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा। थार्नडाइक ने ही प्रयास त्रुटि का सिद्धांत दिया था, इसलिए हमारा बी नंबर ऑप्शन थार्नडाइक इधर राइट आंसर होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।